Hello students, this is the class of microeconomics, BCom first year or BA first year. The chapter is elasticity of demand, and the topic or the question which we are going to discuss is what is the importance of price elasticity of demand. क्वेश्चन है हमारा, मांग की मूल्य सापेक्षता का क्या महत्व है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली हेल्प्स टू मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मांग की कीमत लोच जो है वो किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को माप सकती है परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट फॉर्म में. इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत से इकोनॉमिक डिसीजंस में, बहुत से इकोनॉमिक फील्ड्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जब डिसीजंस लिए जाते हैं एक कंज्यूमर के द्वारा, एक ट्रेडर के द्वारा, एक सेलर के द्वारा, एक बायर के द्वारा या जो पॉलिसी मेकर्स हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपोली. एकाधिकार में कीमत निर्धारण. मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है वेयर देयर इज सिंगल सेलर, सिंगल प्रोड्यूसर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट द सेलर और द प्रोड्यूसर इज सिंगल. एकाधिकार वो बाजार होता है जिसमें जो विक्रेता है या उत्पादक है वो एक ही है, जबकि सेलर जो बायर्स हैं वो बहुत होंगे. तो एक मोनोपोलिस्ट वस्तु की कीमत को कितना निर्धारित करे यह निर्भर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर. इफ द डिमांड इज इलास्टिक द मोनोपोलिस्ट विल डिटरमिन अ लो प्राइस. जब मांग अधिक लोचदार हो तो कीमत को कम रखा जाएगा, और अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस को हाई रखा जा सकता है. सेकेंड पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत विभेद. जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. अ मोनोपोलिस्ट कैन सेल द सेम प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स. अलग अलग उपभोक्ताओं को जो एकाधिकारी है वो विभिन्न प्राइसेस पर, अलग अलग प्राइसेस पर वस्तु को बेच सकता है. अब किस सेलर को किस बायर को वो हाई प्राइस पर बेचेगा और किसको लो प्राइस पर, दैट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दोज कंज्यूमर्स हैविंग लेस इलास्टिक डिमांड, the price will be high, and for those consumers with more elastic demand the price will be low. Simple. जब किसी वस्तु की मांग एक कंज्यूमर करता है और उस कंज्यूमर की डिमांड लेस इलास्टिक है, अर्थात एकाधिकारी को ये मालूम है कि अगर वो हाई प्राइस पर बेचता है तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड को कम नहीं करेगा या बहुत लो परसेंटेज में कम करेगा, तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा. लेकिन अगर एकाधिकारी या सेलर को ये मालूम है कि कंज्यूमर्स जो हैं उनकी डिमांड मोर इलास्टिक है, अर्थात प्राइस हाई लेने पर वो डिमांड को ज़्यादा कम कर देंगे, तो ऐसे कंज्यूमर्स के लिए प्राइस को लो रखा जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई. संयुक्त पूर्ति में कीमत विभेद या कीमत निर्धारण. जॉइंट सप्लाई उन कमोडिटीज़ की होती है when processing one product, one raw material, we get two products at the same time. One is the main product, second is the by product. जब एक वस्तु को प्रोसेस किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्न जो मेज़ है उसे जब प्रोसेस किया जाएगा तो उस केस में कॉर्न से ऑयल और जो उसका सॉर्बिटोल लाइक स्टार्च वो अलग निकलेगा और हस्क अलग निकलेगा. तो एक ही प्रोडक्ट को बनाते हुए लाइक शुगर केन से हम जब शुगर बनाएंगे तो मोलेसिस साथ ही निकलेगा, तो सेम बाय एक मेन प्रोडक्ट हो गया और दूसरा बाय प्रोडक्ट हो गया. राइट. तो प्रोडक्ट कैसे डिटरमिन होगा? अगेन द क्राइटेरिया इज सेम. जिस वस्तु की डिमांड मोर इलास्टिक है उसकी लो प्राइस,
जिस वस्तु की मांग लेस इलास्टिक है उसकी हाई प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री को लाभ। एक फाइनेंस मिनिस्टर का काम जो है देश के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको देखना है, बजटिंग करना है। टू बी मोर स्पेसिफिक, वो देश के लिए बजट बनाएगा और बजट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैक्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिवेन्यू साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किन वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा लगा सकता है? जिन वस्तुओं की डिमांड लेस इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, लाइक वाइन, जो अल्कोहल है, वाइन है, उस पर, या सिगरेट है, उनकी डिमांड ऑलमोस्ट इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो अगर उस पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा टैक्स लगाने से, तो डिमांड में कमी नहीं होगी, राइट। बट फॉर दोज गुड्स विच हैव मोर इलास्टिक डिमांड, वो वस्तुएं जिनकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, उन वस्तुओं पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज एज द टैक्स इज इम्पोज द प्राइस विल राइज एंड द डिमांड विल फॉल। सो अ फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू कीप इन माइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेशन, करों के भार का वितरण। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो परोक्ष कर हैं, अप्रत्यक्ष कर हैं, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लाइक जीएसटी है आजकल। तो टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं प्रोड्यूसर पर, सेलर पर, लेकिन सेलर या प्रोड्यूसर क्या करता है, वो उन टैक्सेस को आगे शिफ्ट कर देता है बाय इंक्लूडिंग द टैक्स इन द प्राइस बायर के ऊपर। क्लियर? टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है सेलर पर या प्रोड्यूसर पर, लेकिन वो उसको खुद पे नहीं करता और वो बायर से चार्ज करता है। कैसे? प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट या टैक्स परसेंटेज, और फिर बायर को उतना हाई प्राइस देना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सेलर पर जितना टैक्स लगाया गया वो सारा का सारा 100% शिफ्ट कर दे, बायर से चार्ज कर ले, या उसका कुछ परसेंटेज वो खुद पे करे, या सारा परसेंटेज वो खुद पे करे? ठीक है, सो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन, कि जो टैक्स का बर्डन है सेलर अपने पे बियर करे, बायर पर शिफ्ट करे, पार्शियल शिफ्टिंग करे, फुल शिफ्टिंग करे या जीरो शिफ्टिंग करे। ठीक है, अब कैसे डिसीजन होगा? वेरी सिंपल, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कमोडिटीज जिनकी डिमांड इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक है, वो कमोडिटीज जिनकी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, कम लोचदार है या पूर्णतया बेलोचदार है, वहाँ पर 100% शिफ्टिंग होगी, अर्थात सारा का सारा बर्डन जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा बायर पर सेलर की तरफ से। और वो कमोडिटीज जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक है, ज़्यादा लोचदार है या परफेक्टली इलास्टिक है, हेयर द सेलर विल हैव टू बियर, वो देखेगा कि अब कितना पार्शियल शिफ्टिंग कर सकता है, कितना परसेंटेज शिफ्ट करे जिससे कि कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा कम न हो जाए। पॉइंट नंबर 6, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं? वी एक्सपोर्ट द कमोडिटीज एंड वी इम्पोर्ट द कमोडिटीज। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा इसमें। तो अ कंट्री विल गेन बाय राइजिंग द प्राइस ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स इफ द डिमांड फॉर आवर एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन कंट्री इज इनइलास्टिक। ठीक है, हम अपने एक्सपोर्ट्स की प्राइस, यानी कि हम सेलर हो गए जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सेलर अपनी प्राइस को कब बढ़ा सकता है? जब डिमांड फॉरेन कंट्री में कम हो, हमारी गुड्स की डिमांड फॉरेन कंट्री में जब इनइलास्टिक हो तो हम प्राइस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में मोर इलास्टिक है तो इट मीन्स हम अपने एक्सपोर्ट्स की प्राइस को, यानी कि उस पर टैक्सेस नहीं लगा सकते, क्योंकि या उसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऐसा करने से एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इम्पॉर्टेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण की नीति का महत्व। नेशनलाइजेशन मीन्स व्हेन गवर्नमेंट ओवरटेक्स द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द many प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जब सरकार कुछ निजी लाइक बैंक्स हो गए,
लाइक रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, और दूसरी प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं कुछ ऐसा, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इनकी ऑनरशिप खुद अपने हाथ में ले लेती है, इनकी प्रोडक्शन भी कई बार ले लेती है और मैनेजमेंट भी ले लेती है। ठीक है, तो इससे कहते हैं नेशनलाइजेशन, कि ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। ऐसा क्यों गवर्नमेंट ऐसा करती है? गवर्नमेंट ऐसा उन कमोडिटीज़ के केस में करती है हुज डिमांड इज इनइलास्टिक, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रेलवेज, लाइक रोडवेज, लाइक वाटर सप्लाई, ये जो चीज़ें हैं इनकी डिमांड इनइलास्टिक है, हाईली इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड कम नहीं होगी। हमें वाटर घर में चाहिए ही चाहिए, कुछ एसेंशियल मेडिसिन हो सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर को देंगे इसका प्रोडक्शन, तो प्राइवेट सेक्टर हाई प्राइस चार्ज करेगा और डिमांड कम नहीं होगी, सो दैट विल लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। इसलिए अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट टेक्स द ऑनरशिप, management and control of such commodities like electricity, water, medicines, railways, so that government can supply the goods at concessional rates for the welfare of the people, क्योंकि ये essential commodities है। अगर ये महंगी बेचेंगे तो लोगों का कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो उनको सस्ता कौन बेच सकता है? गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो इसलिए इन कमोडिटीज़ की सप्लाई या प्रोडक्शन नेशनलाइज कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता का विरोधाभास। विरोधाभास मीन्स व्हेन टू अपोजिट सिचुएशंस एग्जिस्ट टुगेदर, जब दो परस्पर विरोधी स्थितियाँ एक साथ हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज गुड मॉनसून, फार्मर्स हैव अ गुड क्रॉप, सप्लाई ऑफ वीट इज़ वेरी मच मोर, बाज़ार में वीट बहुत बिकने के लिए मंडियों में आ गया। जब मॉनसून अच्छा है, फसल अच्छी हो गई, तो प्रोडक्शन अच्छी हो गई, मार्केट में वीट की सप्लाई बढ़ गई, फसल की सप्लाई बढ़ गई। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, क्वेश्चन ये है कि फसल अच्छी हुई तो फार्मर्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज बम्पर क्रॉप, अ गुड क्रॉप मीन्स मोर सप्लाई ऑफ वीट इन द मार्केट और मोर सप्लाई ऑफ दैट क्रॉप इन द मार्केट। More supply means there will be fall in price. Why? Because demand for these basic needs do not rise. जो ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वीट हमें बहुत सस्ता भी मिलेगा, तो उसका कंजम्पशन का एक मैक्सिमम लेवल है, हम उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। तो रिजल्ट क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड में इंक्रीज नहीं होता, तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो वो फार्मर जिनको बम्पर क्रॉप की वजह से, अच्छी क्रॉप की वजह से प्राइसेस ज़्यादा मिलने चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा मिलने चाहिए, उनको रादर प्रॉफिट्स नहीं मिलते या लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, कि जो फार्मर्स हैं वो अमीर नहीं हो पाते या वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी लो रहती है। वाई दिस इज? बिकॉज द डिमांड फॉर बेसिक क्रॉप्स लाइक वीट जो है वो बहुत लेस इलास्टिक है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स which explain the significance or importance or the uses of price elasticity of demand. Thank you.